सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, दूसरे की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम 10+2 क्लास की सोल्यूशन सेकेंड यूनिट हम कर रहे थे, जिसके अंदर हम सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट के अंदर कर चुके हैं। और सेकंड पार्ट के अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म, जिसके अंदर नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन काफी अच्छी तरह से विद एग्जांपल हम कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगा। तो आइए आज हम करते हैं, आज का जो क्वेश्चन आपके पास है वो है सॉल्यूशन से रिलेटेड। आपका थर्ड पार्ट जो होगा, थर्ड पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी। तो आज का जो हमारा काम होगा वो होगा सोल्यूबिलिटी। हमारा टॉपिक होगा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबिलिटी क्या होगा? देखो, पहले हम डिफाइन ही कर लेते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट लीटर ऑफ या फिर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व हो सकता है। दैट मींस कि एट ए सैचुरेशन पोजीशन, कि जब सैचुरेटेड, जब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा तो उस समय तक कितना सॉल्यूट आपका डिसॉल्व हो गया होगा उस पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं उसकी सोल्यूबिलिटी। क्योंकि अगर हम पार्टिकुलर टेम्परेचर का यहाँ पर यूज नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो सोल्यूबिलिटी के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज आ सकता है। सोल्यूबिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है और सोल्यूबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पर किस वर्ड का यूज करते हैं? पार्टिकुलर टेम्परेचर का। ठीक है, लेट मान लो कि आपके पास क्या है, ये एक बीकर है जिसके अंदर आपने क्या डाल रखा है, इसके अंदर पानी, और आप इसके अंदर क्या डालते हो यहाँ पर? सॉल्यूट NaCl, और पानी का यहाँ पर सॉल्वेंट जो क्या है इसका 1 लीटर। अब NaCl क्या होगा आपका? मैक्सिमम सॉल्यूट आपने डिसॉल्व करना है। कितना मैक्सिमम? जब क्या आ जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, उस समय तक। जब तक आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं होता तब तक आप क्या डालते जाओगे? NaCl डाल दोगे। कहा कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी कि कोई ना कोई वहां पर क्या होगा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा, है ना, पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा। उस पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड। तो वहां से हम क्या देख लेंगे? वहां से हम ये देख लेंगे कि कितना NaCl आपने पानी के अंदर डिसॉल्व कर लिया है। जितना NaCl को पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे मैक्सिमम, वो क्या बन जाता है? इसकी सोल्यूबिलिटी बन जाएगा NaCl की। अलग अलग साल्ट आपके पास होंगे, सबकी सोल्यूबिलिटी अलग अलग होगी। ठीक, किसी की सोल्यूबिलिटी कम होगी तो किसी की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। उसके लिए काफी सारे फैक्टर वहां पर काम करते हैं। एक पर्टिकुलर सॉल्यूट की भी अलग अलग टेम्परेचर पर सोल्यूबिलिटी अलग अलग ही होती है। जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हो, तो वहां पर आप क्या निकालोगे? इसकी सोल्यूबिलिटी निकालोगे। और इस सोल्यूबिलिटी को किस तरह से रीड आउट करोगे? हम रीड आउट करेंगे कि हाउ मच ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन लीटर, मींस की ग्राम पर लीटर के अंदर पढ़ोगे आप उसको, है ना। या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? हाउ मच मोल ऑफ NaCl डिसॉल्व इन वाटर, मींस आप क्या बोलोगे उसको कि मोल पर लीटर कितना डिसॉल्व किया आपने। और क्या बोल सकते हो? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन वाटर सॉल्यूशन। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर NaCl का मोल फ्रैक्शन कितना है, वहां पर भी आप उसको रीड आउट कर सकते हो, यहां पर भी आप इसको रीड आउट कर सकते हो ना।
ग्राम पर लीटर के अंदर भी रीड आउट कर सकते हो, मोल पर लीटर के अंदर भी रीड आउट कर सकते हो, और मोल फ्रैक्शन के अंदर भी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन आपके लिए कोई नई यूनिट नहीं होगी, हम सेकंड पार्ट के अंदर मोल फ्रैक्शन को काफी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप एक बार लास्ट यूनिट जाकर के देखो और वहां पर आपको मोल फ्रैक्शन को अच्छी तरह से डिफाइन मिलेगा और वहां से आप इसको सीख भी सकते हो कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो ये था आपकी सोल्यूबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि ज्यादा से ज्यादा कितना सोल्यूट डिसॉल्व होगा पानी के अंदर या फिर किसी सॉल्वेंट के अंदर एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको, सोल्यूबिलिटी। ठीक है सर, ठीक है, आगे समझ में? यस सर। और कुछ? आगे देखो, फैक्टर, वो फैक्टर जिसके ऊपर हमारी सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? तो सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्या होगा आपके लिए, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर कैसा है? अब नेचर कैसे हो सकती है? हमारे पास जो भी सब्सटेंस होता है, आपके पास क्या हो सकता है, या तो क्या मिलेगा, वो पोलर मिलेगा, या क्या मिलेगा आपको, सॉरी नॉन पोलर मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा आपको, पोलर। ठीक है, दो ही तरह का नेचर हो सकता है, या तो पोलर होगा या फिर क्या होगा, नॉन पोलर। हम एक थ्योरी पढ़ चुके हैं, हम एक थ्योरी पढ़ चुके हैं, और थ्योरी क्या थी, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होगा वैसे के अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है। ये हम गांव के अंदर भी देखते हैं, शरारती बच्चा शरारतियों के साथ रहता है, शरीफ बच्चा शरीफ के साथ रहता है, लाइक दैट ऑफ मी। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा वैसे के अंदर रहेगा। कैसे के अंदर, कैसा मतलब कि अगर पोलर होगा तो किस में डिसॉल्व होगा, वो पोलर के अंदर। अगर कोई नॉन पोलर होगा तो किस में डिसॉल्व होगा, वो नॉन पोलर के अंदर। देखो समझते हैं इसको। लेट आपके पास क्या है, एक सॉल्वेंट है और एक आपके पास क्या है, सोल्यूट है। अगर सॉल्वेंट आपका पोलर होगा तो सोल्यूट भी कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट हमारे पास नॉन पोलर होगा तो सोल्यूट भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, यहाँ पर वाटर एज ए सॉल्वेंट और NaCl एज ए सोल्यूट। अब NaCl पानी के अंदर काफी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब कि हम पानी के अंदर NaCl को डिसॉल्व करके इसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉन पोलर के अंदर लाइक जैसे कि आपके पास कार्बन डाइसल्फाइड हो, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। हम इसके अंदर सल्फर पाउडर को डिसॉल्व करते हैं, सल्फर पाउडर को इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और एक सॉल्यूशन वहां से बना देगा। क्यों? क्योंकि सल्फर भी नॉन पोलर है, कार्बन डाइसल्फाइड भी क्या है, कि नॉन पोलर है। बट यहाँ पर NaCl भी पोलर है और वाटर भी पोलर है। अगर हम सल्फर को पानी में डालें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग इज हैपन विद सल्फर और वाटर, बिकॉज एक नॉन पोलर है, एक क्या है, पोलर है। अगर NaCl को कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डालें तो क्या होगा जी, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि NaCl तो पोलर है और कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है, इसलिए दोनों के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसकी सोल्यूबिलिटी में यहाँ पर निकालने से, क्योंकि सोल्यूबल ही नहीं होगा इसके अंदर, तो ये इसीलिए क्या बोलते हैं हम कि पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है। समझ गए ना? तो देखो भी कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं कि हमारे पास जो शुगर जो होती है वो एक नॉन पोलर होती है, वो नॉन पोलर होती है, बट शुगर नॉन पोलर नहीं होती। शुगर के अंदर क्या होता है, हम एक कार्बन को उठा के चलते हैं, देखो शुगर के अंदर क्या होता है, एक साइड हाइड्रोजन होता है तो दूसरी तरफ एक कार्बन के ऊपर क्या होता है, OH होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके अंदर है। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो क्या होगा,
इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत ही ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी डेंसिटी किसकी तरफ ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगी। कहां पर, ऑक्सीजन पर। तो इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पर चार्ज क्या रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव। दैट मीन्स कि यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन गया आपका, ये तो पोलर बन गया जी। और अगर ये पोलर बन गया तो क्या होगा, इसके वाटर के साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जहां पर हो गया तो मानो काम बन गया। कैसा काम, कि शुगर पानी में डिसॉल्व हो गई। ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या बोलेंगे हम कि शुगर के अंदर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है ना वो पोलर होता है, उसी पोलर नेचर के कारण पानी के अंदर वो डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर है ना। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। लाइक डिसॉल्व, लाइक पोलर में पोलर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होता है। आगे देखो, साथ के साथ उतारते जाओ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको लिखते जाओ, और लिखते लिखते उसको फिर कहाँ डालना, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रॉब्लम को डाल दोगे, या फिर आप टेलीग्राम पर मेरे पास मैसेज कर दोगे। और फिर क्या होगा, प्रॉब्लम सोल्व होगी। और क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, प्रॉब्लम ही सोल्व होगी केवल। आगे देखो, सेकंड जो फैक्टर हम पढ़ेंगे वो होगा टेम्परेचर। क्या होगा, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में हम छोटी क्लास के अंदर एक चीज पढ़ चुके हैं। ठीक, 9th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये 9th क्लास तक की बात है, अप टू 9th क्लास। वहां पर इतना सा दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। बट जो सोल्युबिलिटी जो होती है ना वो डिपेंड करती है किस पर, कि जब हम सॉल्वेंट को और सोल्यूट को, मींस कि सोल्यूट को सॉल्वेंट में जब डालते हैं तो यहां से क्या होगा, आपका सोल्यूशन बनेगा। अब जो सोल्यूशन यहाँ पर जो बनता है ना वो कैसा होगा, आपका दो प्रकार का होगा। या तो आपका एंडोथर्मिक होगा और या फिर क्या होगा, आपका एक्सोथर्मिक होगा सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन एंडोथर्मिक बनता है, इफ सोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। अगर सोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो क्या होगा, देखो एंडोथर्मिक क्या होता है कि जब आप सॉल्वेंट के अंदर आप सोल्यूट को डालते हो तो क्या बनता है, वहां से सोल्यूशन बनता है और बाहर क्या निकलती है उसमें से, हीट। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, जैसा बोल रहा हूं वैसे आप सुन रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप इसको हीट दोगे तो चेंज किसी में होगा, ये आपका सॉल्यूशन के अंदर चेंज होगा। अब देखो हीट यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं और जब हीट इसको देते हैं देन सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और फिर किस में चेंज होते हैं, ये आपके सॉल्यूशन के अंदर। अगर हम इसको अमाउंट ऑफ हीट ना दें या फिर हम इसको हीट ना दें तो इसका मतलब कि सोल्यूट सॉल्वेंट तो कंबाइन करेंगे नहीं, सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा ही नहीं, सॉल्यूशन बनेगा नहीं, तो उसको क्या देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। मतलब कि सॉल्यूशन तभी बनेगा जब हम हीट देंगे। अगर हीट ज्यादा देंगे तो ज्यादा सॉल्यूशन बनेगा, हीट कम देंगे तो सॉल्यूशन भी क्या बनेगा, कम बनेगा। तो अगर आपका सॉल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर अगर आप ज्यादा इंक्रीज करते हो तो सोल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी इंक्रीज होती है। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये था एंडोथर्मिक का केस। एंडोथर्मिक टेम्परेचर के साथ सोल्युबिलिटी बढ़ती है। अगर आपके पास कैसा फिनोमेना हो, एक्सोथर्मिक, कैसा प्रोसेस हो वहां पर आपके पास, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब कि जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर आप कोई सॉल्यूट डालते हो तो सॉल्यूशन तो बनेगा, सॉल्यूशन तो बनेगा, साथ के साथ क्या निकलेगी उसमें से, हीट भी बाहर निकलती है। क्या होता है, हीट भी साथ के साथ बाहर निकलती है। अब देखो ये हीट को एलिमिनेट, बाहर रिलीज कर रहा है,
ठीक है, हीट को बाहर रिलीज करना है। अगर मैं इस हीट को वापस से अंदर डाल दूंगा तो क्या होगा, आपका जो सोल्यूशन जो है वापस से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। जब भी किसी भी सिस्टम की एनर्जी रिलीज होती है मतलब कि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। क्या करता है, वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। अगर हम इसको वापस से हीट दे देंगे तो स्टेबिलिटी वापस से डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो किसमें, ये वापस से टूट जाता है, किसके अंदर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर। बट हमने ऐसा तो करना ही नहीं है, हमने तो क्या करना है, इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करके किसमें चेंज करना है, सॉल्यूशन के अंदर। मतलब कि ऐसा करने के लिए हीट को यहां से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, इनवर्स होता है इसका, ठीक है ना। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक के अंदर एंडोथर्मिक का अपोजिट केस होगा। एंडोथर्मिक के अंदर सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर थी, बट एक्सोथर्मिक के अंदर सोल्यूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी घटेगी, सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर घटेगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, ठीक। तो ये केस था किसके, कहां पर, एक्सोथर्मिक के केस के अंदर। बट यहां पर तो जो बात हुई ना कि वो किसके लिए हुई है, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए हुई है। अगर बात हम गैस की करते हैं, अगर यहां पर सोल्यूबिलिटी की बात गैस की करते हैं कि गैस का नेचर कैसा हो तो गैस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर गैस के ऊपर हम देखते हैं तो देखो, जब गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। गैस के पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल एक दूसरे से कहां जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। जब पार्टिकल एक दूसरे दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये बीकर और यहाँ पर आपने केस में लिक्विड डाल रखा है, साथ के साथ इसमें क्या है, गैस है। हम नीचे से बर्नर के साथ इसको हीट करते हैं। जैसे इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जो गैस का जो वॉल्यूम होता है ना, वो लिक्विड के वॉल्यूम के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम के अंदर कोई ज्यादा खासा चेंज नहीं आता, बट जो गैस होती है ना उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इतना ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड के सरफेस में से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। गैस के पार्टिकल बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो जब गैस पानी में से बाहर निकल जाती है तो सोल्यूबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज होगी। गैस अगर पानी में से बाहर निकल गई तो सोल्यूबिलिटी क्या हुई, गैस की डिक्रीज हुई। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि अगर हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। गैस की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। क्या होती है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। ये जो ट्रेंड आपको लिखवाए जाते हैं इस तरह से, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लो बेटे, ठीक है। तो ये था आपके पास सेकंड फैक्टर। अब आता है थर्ड फैक्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस। गैस की सोल्यूबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो प्रेशर का इफेक्ट, अगर हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूट की और लिक्विड सॉल्यूट की, यहां पर नो इफेक्ट होगा, ठीक है। इनके ऊपर इफेक्ट कुछ ज्यादा सा नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, अगर हम इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल ना के मात्र होती है, ठीक है ना, बहुत ही कंप्रेसिबल होते हैं ये। अब कंप्रेसिबल बहुत कम होते हैं तो सोल्यूबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सोल्यूबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट गैस क्या होगी, ये तो हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है।
हाईली कंप्रेसिबल मतलब क्या होगा कि जब आप किसी बंद बीकर के अंदर आप लिक्विड डाल देते हो, ये लिक्विड का सरफेस हुआ और यहां पर ये गैस के पार्टिकल हुए, ये गैस के पार्टिकल हुए। जब हम इसका प्रेशर को, पिस्टन को डाउनवर्ड पुश करते हैं तो पार्टिकल सरफेस के, लिक्विड के सरफेस के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं और काफी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ इस सरफेस के साथ स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। और जब हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, जो गैस का जो पार्टिकल है वो पानी के अंदर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो लिक्विड के अंदर जाना शुरू हो जाता है, तो गैस की सोल्युबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे हम कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन केस ऑफ गैस सोल्यूट, इन केस ऑफ गैस सोल्यूट इफ यू इंक्रीज द प्रेशर देन सोल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीज, ठीक है। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि इतना इतना कैसे याद करें ना, कहीं इंक्रीज होता है, कहीं डिक्रीज होता है, कहीं डिक्रीज होता है, कहीं इंक्रीज होता है, कैसे, क्या है ये। पर ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, अगर आप बार बार इसको लिख के देखोगे, पढ़ के देखोगे, एक रियल टच के साथ अगर आप इसको समझोगे ना अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो ये जो आपको इंक्रीज और डिक्रीज का जो सिस्टम है ये बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि नो टेंशन, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन तो देने का है, ओके। और टेंशन देने का है तो क्या होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने कमेंट करनी है। तो देखो भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्युबिलिटी, इस चीज की स्टडी के लिए एक साइंटिस्ट आए विलियम हेनरी, और विलियम हेनरी ने 1805 के अंदर एक रिलेशनशिप बताया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड सोल्युबिलिटी। कौन थे वो, विलियम हेनरी। कब, 1805 के अंदर क्या बताया उसने बताया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सोल्युबिलिटी, ठीक है। प्रेशर और सोल्युबिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये किसने बताया, विलियम हेनरी ने बताया था। क्या बताया था इसने बोला कि मान लो कि आपके पास सोल्युबिलिटी है, ठीक है, तो m रिप्रेजेंट करता है मास सोल्यूबल, कितना मास सोल्यूबल होगा। तो क्या कहता है ये कि मास सोल्यूबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। कितना मास सोल्यूबल होगा वो डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर। अगर प्रेशर ज्यादा हो तो मास ज्यादा सोल्यूबल होगा, प्रेशर कम होगा तो मास कम सोल्यूबल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे, m इज इक्वल टू KH इनटू में प्रेशर P। KH क्या है यहाँ पर, जो KH जो है ये रिप्रेजेंट करता है हेनरी कांस्टेंट को। क्या होगा ये, हेनरी कांस्टेंट। जो हेनरी कांस्टेंट जो होता है ना, इसकी वैल्यू, KH की वैल्यू डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट गैस, ठीक है। अलग अलग गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग ही होती है, क्योंकि उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, इनकी अलग अलग ही होती है। ये तो रहा आपका एक मेथड जो कि प्रेशर और इसके बेस के ऊपर था। अब अगर प्रेशर को हटा दें या फिर मास ऑफ गैस को हटा दें और मास ऑफ गैस के बजाय हम यहाँ पर क्या लिख दें, इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्योंकि वही बात होगी ना, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा मास भी उतना ही ज्यादा ही होगा। तो अगर मैं यहाँ से मोल फ्रैक्शन लिख देता हूं, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस that is dissolved is directly proportional to the partial pressure of gas। क्या होगा, partial pressure of gas। अब देखो, जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई बर्तन है यहाँ पर, है ना, इस बर्तन के अंदर आपने 3 गैस डाल दी, एक हाइड्रोजन गैस डाल दी, एक आपने ऑक्सीजन गैस डाल दी, एक आप यहाँ पर नाइट्रोजन गैस डाल देते हो। नाइट्रोजन गैस का प्रेशर ज्यादा है, इनका प्रेशर बिल्कुल कम है, तो पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा हुआ, नाइट्रोजन का। मतलब कि टोटल प्रेशर में नाइट्रोजन का हिस्सा की सबसे ज्यादा हिस्सा किसका हुआ, नाइट्रोजन का ज्यादा हुआ हिस्सा। तो जिसका ज्यादा हिस्सा उसका प्रेशर ज्यादा है,
जिसका प्रेशर ज्यादा है वो ज्यादा डिसोल्व होगा, जो ज्यादा डिसोल्व होगा उसका मतलब मोल भी यहाँ पर ज्यादा होंगे, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अगर मैं इसी, समझ गए ना, आर यू अंडरस्टैंड? यस यस यस। तो मैं इसको रिवर्स कर लेता हूं, बात एक ही रहेगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, देखो सीधा साइन हटा देते हम, हेनरी कांस्टेंट के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। दिस रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये रिलेशन जो होगी वो आपके लिए क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। वांटेड जिसको बोलते हैं ना, वांटेड इक्वेशन इज हियर। ठीक, इसी इक्वेशन के बेस के ऊपर क्या होते हैं, जो आपके नीट का जो आप एग्जाम दोगे उसके अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी फॉर्मूले से बेस के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप इसको याद रखो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। इसी न्यूमेरिकल, ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहले तो बिल्कुल सिंपल टाइप का के एच की वैल्यू को फाइंड आउट करना, एक तो यही हो सकता है। सेकंड, पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट करना। थर्ड, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना। ठीक है, डायरेक्टली क्या कर देगा, मोल फ्रैक्शन के बजाय क्या दे देगा, वहां से नंबर ऑफ मोल कैसे काउंट करनी है ये आपको बता सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये इस तरह से 3 टाइप के जो न्यूमेरिकल जो आपके पास होंगे वो आप मैक्सिमम आप उसको अप्रोच करोगे। नोट कर लो एक बार इसको। आगे देखो, जो न्यूमेरिकल मैं आपको अभी करवाऊंगा, देखो काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। H2S gas are used for the तो ये न्यूमेरिकल आपके हेनरी लॉ के ऊपर होगा, जिसमें क्या कहता है कि H2S गैस को क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, जहां पर क्या देखा गया कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर H2S गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो कितनी है, 0.195 मोलर। ठीक, तो वहां पर आपने क्या बताना, इसका हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी होगी इसके लिए। ठीक, इसके लिए क्या निकालोगे आप, इसका हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे। अब देखो, हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। KH की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पर आपने निकालना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल दिया है, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया गया। और H2S, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, ये आपका एक गिवन में ही है, क्योंकि यहां पर इसने एसटीपी दे दिया, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दे दिया, और एसटीपी के ऊपर कोई भी अगर आपके पास गैस है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर जो हम लेके चलेंगे वो कितना होगा, 1.0135। कितना होगा ये, अब यहां पर लिख लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S कितना, एट एसटीपी, एट
STP कितना हो 1.0325 बार, इतना होता है ये। ठीक है, हर कंडीशन के अंदर आप काफी सारे न्यूमेरिकल करोगे, अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर प्रेशर, कुछ भी प्रेशर यहाँ पर दे दिया और उसको पास्कल में अगर दे रखा है तो उसको हम बार के अंदर चेंज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस डिजिट। ठीक है, इस डिजिट को मल्टीप्लाई करके उसको बार के अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। उसके बाद क्या निकालना अपने इसका मोल निकालने हैं। मोल तो दे रखा है, मान लो कि आपके पास 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी के अंदर 0.195 मोल डिजोल है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S के कितने मोल प्रेजेंट है 0.195। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, पानी के कितने मोल है। अब कितना पानी यूज किया होगा आपने, 1000 ग्राम पानी यूज किया होगा। कितना मोलर मास कितना होता है 18 होता है, तो मोल कितने निकले पानी के 55.5 मोल निकल गए। तो यहां से अगर मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकालता हूं, मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था, यह कर लेते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या था, नंबर ऑफ मोल, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना, देखो आपने सबसे पहले H2S का निकालना है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल को ऊपर रखो, KH ऊपर क्या आएगा, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, नीचे क्या आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S। अब पार्शियल प्रेशर कितना दिया है 1.0325 बार, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल कितने दिए गए हैं H2S के, तो कितने हैं देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S ये हमने कैलकुलेट किया ही था, जो कितने आए थे 0.0035। अगर इसको सोल्व करते हो कितना आएगा 289.5 बार। बात करते हैं कि H की वैल्यू बार कैसे आती है, इसकी यूनिट बार क्या होती है। तो बार क्या होती है, देखो KH इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S। अब देखो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है, ये क्वांटिटी क्या होती है यूनिट लेस होती है। तो ये तो क्या होगी यूनिट लेस होगी। अब किसकी बच गई, प्रेशर की। प्रेशर किस में दे रखा था, बार के अंदर। किस में दे रखा था, ये बार के अंदर। तो KH की यूनिट क्या हुई बार, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, बार को यूज कर लिया। ओके, तो ये था हमारा हेनरी लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं होगी बेटा, ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होते हैं। आप जिस बुक में जाओगे वहां पर आपको एक बहुत ज्यादा भीड़ न्यूमेरिकल की मिलेगी। आप किसी भी एक पर्टिकुलर बुक को उठाओ और उसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल जितने भी दिए गए हैं, आप, मैं कहता हूं कि आप एक स्पेशल बुक ही उठा लो, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री की उठा लो, इसी तरह से एक ऑर्गेनिक की उठाओ, एक इनऑर्गेनिक की उठाओ, और पार्टिकुलर जो भी आपको दिया गया है, ठीक, पार्टिकुलर जो भी आपको दिया गया है वही आप बुक को अच्छे तरह से पढ़ो, जितने न्यूमेरिकल उसके अंदर उसको सारे को पढ़ दो। तो मैं कहता हूं ये बात कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कि आपका नेट या आपका जो IIT आप जो दोगे वो आपका बिल्कुल डेफिनेटली होगा। बस अगर याद रखना है तो जो स्टार्टिंग है, तो जो मैंने आपको 2 लाइनें बताई थी कि अपनी हार का जो सबब था वो देखना आपने, दूसरे कैसे जीते उस पर रोना नहीं है। आपने तो ये देखना है कि हमारी हार किस कारण से हुई, जो कारण आपका रहा होगा उस रीजन को दूर करो, आप डेफिनेटली जीत जाओगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।